Welcome dear student, myself Dr. Savita Meena, Assistant Professor in Department of Chemistry at Swami Vivekanand Government College, Khetri. We are continuing the chapter Metal Ligand Bonding in Transition Metal Complexes. So before we start CFT for metal ligand bonding, we will tell about the VBT. From VBT we have discussed so many things, but they have some limitation. Because of that, we have shifted VBT to CFT. For example, we have discussed by VBT H2 stability and so VBT for polymolecules बहुपरमाणु जो कि VBT द्वारा completely explain नहीं की गई है. सिडविक ने बताया कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी एक तरह का वैलेंस बॉन्ड है, परंतु यहाँ पर डोनर और एक्सेप्टर दो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं. डोनर टर्म हम यूज़ करते हैं लिगेंड के लिए, एक्सेप्टर हम यूज़ करते हैं मेटल के लिए. और पॉलिंग के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेशन है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का वहाँ पर होता है. अब हम बात कर रहे हैं CFT की. तो CFT के लिए ये है कि क्या क्या ज़रूरी है. जो मेटल्स हैं जिनको हम सेंट्रल मेटल कह रहे हैं, इट्स प्रोवाइड एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल. उनके पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं जो खाली होते हैं. उन खाली ऑर्बिटल्स में क्या होगा, जो लिगेंड्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. तो कितने लिगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स पे, जो एटॉमिक ऑर्बिटल एम्प्टी है उन पे. तो एक तरह से हम इस प्रकार से जो मेटल है उसकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर हम बता सकते हैं. यहाँ पर n क्या है? n है आउटर ऑर्बिटल. जो आउटर ऑर्बिटल है उसको हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बताते हैं ns, np, nd, n-1d. ये जो आउटर ऑर्बिटल के लिए बताया है. एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल विद डायरेक्शन ऑफ स्पेशलिटी, कि पहले एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं वो एम्प्टी होंगे. उसके बाद मेटल के जो ऑर्बिटल हैं वो हाइब्रिड होने के बाद उनका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है. उस डायरेक्शन की वजह से जो ओवरलैपिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है. और वो जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल जिनकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उसी के आधार पर हम उनका कोऑर्डिनेशन नंबर बता पाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल sp, sp2, sp3, sp3d, sp2d, इन सब का एक पर्टिकुलर शेप है इन ऑर्बिटल्स का. जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया sp3d2, तो यहाँ पर कितने हमारे पास ऑर्बिटल है? 1 s का ऑर्बिटल है, 3 p की हैं और 2 d के ऑर्बिटल है. तो ये ऑर्बिटल हो गए टोटल 6. तो ये 6 ऑर्बिटल मिलकर ये न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है. इनकी जो डायरेक्शन होगी वो किस तरह से होगी? ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिसकी जो डायरेक्शन है वो अष्टफलकीय होती है. तो इनकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है 1 2 3 4, ये 5 और ये 6. तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, वो इन सभी के लिए होती है, जो कि sp, sp2, sp3, sp3d, sp2d, sp3d. sp के लिए होगी लीनियर, sp के लिए होगी ट्राइगोनल, sp3 के लिए होगी टेट्राहेड्रल, sp3d इसके लिए क्या होगी? इसके लिए हम कह सकते हैं इसके पास कितने हो गए? 5. तो 5 किस तरह से होंगी? ये हो सकती है ट्राइगोनल बाइपिरामिड. इसी तरह से sp3d2 के लिए होती है ऑक्टाहेड्रल. नेक्स्ट है हाइब्रिड ऑर्बिटल. जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन है लिगेंड से, और ये लिगेंड के साथ फॉर्म करते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड. और जो पाई बॉन्ड है वो कैसे होता है? वो डोनर और एक्सेप्टर दोनों की वजह से बनता है, जो कि इनका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूट्रल होना चाहिए, मतलब किसी एक तरफ
इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा ना हो तो बैक बॉन्डिंग भी होती है, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्डिंग होगा और ये बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। सक्सेस, इनका सक्सेस इसलिए है कि हम इनके द्वारा ये बता पाते हैं कि जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो क्या है किसी मॉलिक्यूल की, इसका मैग्नेटिज्म क्या है, मैग्नेटिज्म में इनका वो डाई मैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, उसके बेसिस पे हम उनका चुंबकीय आघूर्ण बताते हैं, जिसको हमने म्यू से लिखा है। रिएक्शन मैकेनिज्म बता सकते हैं कि रिएक्शन हमारी लेबाइल होगी या इनर्ट होगी। लेबाइल इनर्ट का मतलब है कि रिएक्शन का जो टाइम है वो कितना है, 1 मिनट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होने की जो स्पीड है वो क्या है। अब ये सब वीबीटी से एक्सप्लेन हो पाया है, पर इस एक्सप्लेनेशन के अलावा मैंने शुरू में बताया था कि वीबीटी की कुछ कमियां रही हैं। अब वीबीटी की कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए हमने फिर सीएफटी पे शिफ्ट किया है। कैसे, कौन कौन सी कमियां हैं? फर्स्ट, वीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन हाई एनर्जी लेवल्स, देन विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो हाई एनर्जी लेवल्स हैं उनके बारे में वीबीटी ने कुछ नहीं किया है कि उसमें हमें कुछ नहीं पता चलता है कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो उनको किस तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसके अलावा जो कलर्ड सॉल्यूशंस हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के, जैसे कॉपर सल्फेट का नीला कलर होता है, तो ये कलर किस वजह से है ये नहीं बताया गया है। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे ये है हमारे पास ब्लू कलर है, ठीक है, ब्लू कलर अगर एब्जॉर्ब किया गया है तो उसका जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन किस कलर का आएगा, वो आएगा येलो रेड। एक तरह से ये हो गया येलो रेड का ऑरेंज कलर। तो ऑरेंज कलर का रिफ्लेक्शन होगा अगर ब्लू कलर एब्जॉर्ब होता है, तो इनके बारे में नहीं बताया गया है। नहीं बताने का मतलब ये है कि अब वीबीटी से ये कुछ लिमिटेशंस है जिनको हमने दूर करने के लिए सीएफटी पे शिफ्ट किया है। इनको कैसे बता सकते हैं? बताने का तरीका ये है कि मान लो किसी मॉलिक्यूल द्वारा एनर्जी एब्जॉर्ब की गई, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, उसको हम बोल रहे हैं E1। एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल में चला गया, जिसको हमने E2 से बताया है, और इन दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम कह रहे हैं एच न्यू। तो E इक्वल्स टू हो गया एच न्यू। ये एच न्यू क्या है? एनर्जी डिफरेंस है, जो कि लोअर एनर्जी से अपर एनर्जी में लेवल्स में जाने के लिए यूज़ हुई है। यहाँ पर म्यू है हमारी फ्रीक्वेंसी, उसको हम बता सकते हैं C बाय लैम्डा। तो ये हो गया कि जो लैम्डा है, जिसको हम बोलते हैं तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, ठीक है, ये जो होती है फ्रीक्वेंसी के क्या होगी, डिसप्रोपोर्शनल होती है। तो जितना फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी उतना ही लैम्डा का मान डिक्रीज होगा। क्या ये कह सकते हैं? जितना एनर्जी इंक्रीज होगी उतना ही लैम्डा का मान डिक्रीज होगा। इसलिए हमने लिखा भी है हाई एनर्जी लेवल्स जो डी ऑर्बिटल विच हैव एनर्जी डिफरेंस इन विजिबल रीजन, उन्हीं की वजह से ये कलर आते हैं। कलर आने का मेन रीज़न है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर ये क्या करते हैं, उसका जो एनर्जी डिफरेंस है वो जो लैम्डा है उसका वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल 400 से 700 के बीच में होता है, 780 nm, तो उन जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके कलर होंगे, वही कलर हमें दिखाई देते हैं। सेकंड है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जो कि हम वीबीटी से नहीं बता पाते हैं कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का क्या एक्सप्लेनेशन है, वो हमने आगे सीएफटी में डिटेल में बताया है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में क्या है
कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने लिया निकल, निकल के दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस बन सकते हैं। अगर हम लिगेंड जो है वो साइनाइड लेते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री है वो डिफरेंट होती है, क्लोराइड के केस में डिफरेंट होगी। तो जो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है और ज्योमेट्री है उन दोनों को ही वीबीटी इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। एक्सप्लेन नहीं करने का जो रीज़न है वो वीबीटी ने नहीं बताया है, तो हम सीएफटी में क्लियरली बता पाते हैं और स्ट्रक्चर भी बता सकते हैं। निकल साइनाइड का जो स्ट्रक्चर है वो होगा स्क्वायर प्लेनर। क्यों होगा? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अकॉर्डिंग इसके डी ऑर्बिटल जो है इनर डी ऑर्बिटल और एस जो ऑर्बिटल है वो और पी के दो ऑर्बिटल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2। बट अगर साइनाइड को रिप्लेस कर दिया जाए क्लोराइड से, उस सिचुएशन में क्या होगा? हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय कह सकते हैं। तो इसके वजह से हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है और यहाँ पर डी ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इसी कारण इन दोनों में एक मेटल है और लिगेंड डिफरेंट है, तो डिफरेंट लिगेंड का उनके स्ट्रक्चर पर ज्योमेट्री पे इफेक्ट होता है और इस ज्योमेट्री की वजह से इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट होंगी। ये वीबीटी थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि अगर इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो इनका हाइब्रिडाइजेशन अलग होगा, आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट होगा। इसको भी क्लियरली वीबीटी द्वारा एक्सप्लेन नहीं किया गया है। एग्जाम्पल के लिए आयरन के हम कॉम्प्लेक्सेस ले सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं वाटर के साथ और सेकेंड कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं साइनाइड के साथ। जो वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या होगा? 4d ऑर्बिटल, मतलब जो आउटर ऑर्बिटल है उसके जो है ऑर्बिटल डी के आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होगा sp3d2। बट जैसे ही हमने वाटर को रिप्लेस किया साइनाइड से तो इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, 3d के ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे इसका जो स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा D2sp3। तो यहाँ पर जैसे ही D के ऑर्बिटल इनर और आउटर में चेंज हो रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता है। इसको वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया है, जिसे CFT द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है डिफॉर्मेशन इन ज्योमेट्री। तो डिफॉर्मेशन इन ज्योमेट्री क्या है? हमने कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स लिया। कॉपर के कॉम्प्लेक्स में हम देखते हैं कि 6 वाटर लिगेंड कॉपर के साथ बॉन्ड बनाते हैं, बट जितने भी बॉन्ड हैं वो इक्वल लेंथ के नहीं हैं। 4 बॉन्ड जो प्लेन पर हैं, जैसे मैं स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ करके बता देती हूँ। मान लो हमने ये कॉपर लिया, कॉपर के 4 प्लेन पर बॉन्ड हैं, इनका ये 90 डिग्री का एंगल है, ये सब इक्वल डिस्टेंस पे हैं, बट एक बॉन्ड प्लेन के अबोव डायरेक्शन में है और एक बिलो डायरेक्शन में। ये दो बॉन्ड इन चारों बॉन्ड से एक तो 90 के एंगल पे है और इनका जो लेंथ है वो उनके इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। तो इस लेंथ की वजह से क्या होगा कि इनका जो सिमेट्री है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, ये एसिमेट्रिकल हैं। ये जो रीज़न है इनका डिस्टॉर्शन का वो एक्सप्लेन नहीं किया गया है वीबीटी द्वारा, तो डिफॉर्मेशन इन ज्योमेट्री में यहाँ नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है कॉपर सेकेंड के जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है उनकी स्टेबिलिटी को इसके द्वारा नहीं बताया गया है। कॉपर सेकेंड के जैसे ही, मतलब एक तो होता है हमारे पास कॉपर इन फर्स्ट ऑक्सीडेशन, एक है कॉपर सेकेंड ऑक्सीडेशन। तो जो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में है वो ज़्यादा स्टेबल है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इसी तरह से कोबाल्ट के हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्सेस है, एक कोबाल्ट सेकेंड है, एक कोबाल्ट थर्ड है।
तो कोबाल्ट सेकंड जो है वो अनस्टेबल है और कोबाल्ट थर्ड है वो स्टेबल है। तो इसको भी वीबीटी द्वारा नहीं एक्सप्लेन किया गया है, जैसे सीएफटी द्वारा आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट है जो ऑर्बिटल्स है, मेटल ऑर्बिटल्स है, उनका इम्पोर्टेंस, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। हमेशा इम्पोर्टेंस मेटल की बताई गई है, बट लिगेंड की क्या इम्पोर्टेंस है ये वीबीटी द्वारा नहीं बताया गया है, तो इसे भी सीएफटी द्वारा बताया जाएगा। नेक्स्ट लिमिटेशन है इनका जो काइनेटिक और जो थर्मोडायनेमिक जो एस्पेक्ट है उसके बेसिस पे कि इनकी क्या स्टेबिलिटी है, किस तरह से ये लेबाइल क्यों है, इनर्ट क्यों है, अगर ये काइनेटिकली स्टेबल है तो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल क्यों नहीं है, इन सारी चीज़ों को भी नहीं समझाया गया है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो वीबीटी द्वारा क्लियरली एक्सप्लेन नहीं है। इनको एक्सप्लेन करने के लिए हमने शुरू किया है सीएफटी। सीएफटी को हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सीएफटी का एक टॉपिक सीएफएससी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, बट जो इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशंस है उनके स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये जो वीबीटी है ये आज हम यहीं कंप्लीट करते हैं। हमने वीबीटी पढ़ा, इससे क्या बताया जा सकता है, वीबीटी की क्या लिमिटेशंस हैं और इन लिमिटेशंस को कैसे दूर किया जाएगा, ये आगे पढ़ा जाएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए हम ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट करते हैं।